हे गाइस, कॉमिक बस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इतने लंबे चौड़े इंतजार के बाद आखिरकार फाइनली हमें केजीएफ का चैप्टर 2 देखने को मिल चुका है और इसे देखकर मेरे मन में जो भावनाएं हैं वो मैं शब्दों में बयां तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा। तो कॉमिक बस से मैं हूं मोहित और आज मैं करने वाला हूं केजीएफ का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो बिना हेलीकॉप्टर को पंखा बनाए चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर सीधे सीधे शब्दों में मुझे केजीएफ के चैप्टर 2 को डिफाइन करना हो तो मैं आपसे कहूंगा कि जो चैप्टर 1 था ये मूवी उसी का एक कंटिन्यूएशन है। मतलब जो चीजें हमें चैप्टर 1 में पसंद आई थी, देखने में मजा आया था, चैप्टर 2 पूरा का पूरा बस वही है। इस मूवी को देखकर आपको लगेगा कि चैप्टर 1 खत्म हुआ ही नहीं है और हम अभी भी वही कहानी देख रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। फिर इसके बाद अगर मैं आप सबको केजीएफ की हल्की फुल्की समरी दे दूं, वैसे तो सबको पता है, लेकिन चैप्टर 2 के ट्रेलर में जो चीजें हमें दिखाई गई हैं बस वही हम इस मूवी में एक्सपीरियंस करते हैं। रॉकी भाई ने गरुड़ा को मारकर केजीएफ पे राज तो कर लिया, लेकिन उसके बाद उनको जो भी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को टेक ओवर कर लेते हो तो कहानी वहां पे खत्म नहीं होती। उसको कैसे लीड करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है और केजीएफ का चैप्टर 2 हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बात को बताता है। और इसी डिफिकल्टी का सबसे बड़ा पार्ट है संजय दत्त का अधीरा और रवीना टंडन की रमिका सेन, जो इस मूवी में प्रॉपर एंटागनिस्ट है और इनको देखने में मजा ही आ जाता है, स्पेशली अधीरा को तो। लेकिन कैरेक्टर्स और एक्टर्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक बहुत ही स्पेशल मेंशन देना चाहता हूं इस मूवी के डायरेक्शन को। तो प्रशांत नील सर ने केजीएफ के चैप्टर 1 में हमें जो डायरेक्शन, जो सिनेमेटोग्राफी दिखाई थी, बस वही चीज हम चैप्टर 2 में एक्सपीरियंस करते हैं और भी ज्यादा मात्रा में। इस मूवी के जितने भी सीन्स अंधेरे में या फिर रात में शूट हुए हैं उसमें एक अलग टाइप का कलर पैलेट यूज किया गया है। इसमें आपको एक येलो और ऑरेंज ग्लो देखने को मिलता है कैरेक्टर्स के फेस पे, और ये चीज मैंने अभी तक बॉलीवुड या फिर कहीं पर भी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं करी, एंड फॉर मी इट वाज वेरी वेरी गुड। और देखो, मैंने पहले भी कहा है कि प्रशांत नील सर जो है उनका एक टिपिकल स्टाइल है चीजों को डायरेक्ट करने का। अगर आपने चैप्टर 1 देखी है तो आपको पता है कि चैप्टर 2 में भी हमको वैसी स्लो मोशन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगी जो देखने को मिलती भी है, लेकिन इनको भी और ज्यादा बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। फिर इसके बाद हमने चैप्टर 1 के सेकंड हाफ में जो अंडर सैचुरेटेड कलर पैलेट देखा था, जब हमारा रॉकी भाई जो है वो केजीएफ में जाते हैं, तो इस पूरी मूवी में हमें वही कलर पैलेट देखने को मिलता है। मतलब वो जो सेकंड हाफ का कलर पैलेट था ना, वो इस पूरी मूवी में चलता है, एंड इस वजह से मूवी की एक बहुत ही ज्यादा टिपिकल टोन है जो आपको अपने अंदर इंगेज करके रखती है, और कुछ देर तक देखने के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि आप खुद भी केजीएफ की दुनिया में पहुंच चुके हो, विच वॉज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। लेकिन इस मूवी में जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनको प्रॉपर इंट्रोडक्शन और एंट्रीज दी गई हैं, और उसके साथ ही साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक मूवी में यूज हुआ है वो तो क्या लाजवाब है। उसकी तारीफ करते मैं थक नहीं सकता। आई मीन, रॉकी भाई की एंट्री से लेकर के मूवी के मिड क्रेडिट सीन तक, हाँ, पिक्चर में है और उसको देखे बिना मत उठना। इस पूरी मूवी का बैकग्राउंड स्कोर इतना ज्यादा धांसू है कि आपको हर एक सेकंड गूज बम्स आएंगे। फिर इसके बाद अगर मैं एक्टर्स और कैरेक्टर्स की बात करूं तो देखो, इस पूरी मूवी में जितने भी एक्टर्स हैं सबने बहुत ही धांसू परफॉर्मेंसेस डिलीवर किए हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद रवीना टंडन, रमिका सेन, जिनको काफी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिलता है अपने सेकंड हाफ में, एंड ऑल्दो एट टाइम्स वो थोड़ी सी स्टिफ फील होती है, बट इस पूरे कैरेक्टर को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले किया है। व्हिच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड एंटागनिस्ट, जिसको संजय दत्त ने प्ले किया है और उसका नाम है अधीरा। अब देखो, हमें ट्रेलर से ये बात समझ में आ गई थी कि अधीरा को एक्चुअली में इन्होंने वाइकिंग्स का लुक दिया हुआ है, जो रैग्नार लॉथब्रोक था वाइकिंग सीरीज में, उससे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था। एंड इस चीज को लेकर मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था, क्योंकि अगर आप किसी भी कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से इंस्पायर करते हो तो फिर इसका मतलब ये है कि उसके एक्शंस भी उसी से इंस्पायर्ड होंगे। लेकिन अधीरा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ दिखता रैग्नार जैसा है, लेकिन इसके एक्शंस अपने खुद के हैं। इसका अपना खुद का एक स्टाइल है, चीजों को बोलने का तरीका है, चीजों को करने का तरीका है। संजय दत्त ने मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर जाकर एक बहुत ही सुपर्ब परफॉर्मेंस डिलीवर किया, और ना जब भी स्क्रीन पे है तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं संजय दत्त को देख रहा हूं, मुझे पूरा टाइम ऐसा लगा कि मैं अधीरा को देख रहा हूं। एंड मेरी चैप्टर 1 से भी यही कंप्लेंट थी कि गरुड़ा ऑल्दो एक बहुत ही बढ़िया एंटागनिस्ट था, लेकिन उसको इतना स्क्रीन प्रेजेंस दिया ही नहीं गया कि उसके कैरेक्टर को अच्छी तरह से सेटअप करके एक इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर बनाया जाता, जिस वजह से रॉकी को एक प्रॉपर चैलेंज नहीं मिला।
लेकिन इस मूवी में वो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। अधीरा एक प्रॉपर एंटागनिस्ट है जो रॉकी को हर मोड़ पे, हर कदम पे चैलेंज करता है, और इसी वजह से केजीएफ का चैप्टर 2 बहुत ही ज्यादा कंप्लीट और सैटिस्फाइंग फील होता है। फिर इसके बाद आती है हमारे रॉकी भाई का लव इंटरेस्ट, मतलब रीना मैडम, जिसका रोल प्ले किया है श्रीनिधि शेट्टी जी ने। और देखो, हालांकि उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, मेरी जो भी कंप्लेंट रहेगी वो इसके कैरेक्टर से होगी, बिकॉज आई फेल्ट कि इस वाले चैप्टर में रीना के कैरेक्टर को लेकर थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसीज थी। क्योंकि देखो, चैप्टर 1 में हमने देखा था कि रीना कहीं ना कहीं रॉकी के लिए कुछ ना कुछ फील करने लगी है, और इस वाले चैप्टर में ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से ही वो चीज एकदम गायब हो गई हो, क्योंकि वो अपने वापस वही एटीट्यूड वाले मोड पे चली जाती है और आधी मूवी तक लगभग उसे इस चीज को रिकवर करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे यश भाई रॉकी के बारे में। तो देखो, इस बात में कोई डिनायल नहीं है कि केजीएफ का चैप्टर 1 पूरा का पूरा रॉकी भाई के ऊपर बेस्ड था, तो चैप्टर 2 भी पूरा वही काम करता है। इस पूरी मूवी को रॉकी भाई अपने दोनों बड़े बड़े कंधों पे उठा के चलते हैं, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप मूवी में पूरा टाइम बस उसी को देखना चाहते हो। अगर वो स्क्रीन पे नहीं है और कोई दूसरे कैरेक्टर्स भी आपस में बात कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यहाँ पे रॉकी भाई क्या कर रहा होगा, हमें वो दिखाओ। लेकिन ये सारी चीजें तो हम लोग चैप्टर 1 में भी देख चुके हैं, तो फिर चैप्टर 2 में क्या नया है? चैप्टर 2 में रॉकी के कैरेक्टर को डेप्थ प्रोवाइड करी गई है। आई मीन, चैप्टर 1 में रॉकी का कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया था, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो था इनवल्नरेबिलिटी। मतलब इसके सामने कोई कितने भी बड़े से बड़ा विलन आ जाए, पूरी मूवी में इसे किसी ने टच तक नहीं किया था। लेकिन चैप्टर 2 इस चीज को चेंज कर देता है। इस मूवी के स्टार्ट होने के कुछ देर बाद ही आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि रॉकी को जितना ज्यादा इनविंसिबल हमें चैप्टर 1 में दिखाया गया था, वो एक्चुअली में वैसा है नहीं। हाँ, उसकी एंट्री बहुत धांसू है, अभी भी गुंडों को एक एक मुक्के में मार के गर्दन मरोड़ देता है उनकी, लेकिन अधीरा उसके लिए एक प्रॉपर कॉम्पिटिशन है। ना केवल रॉकी को फिजिकली परेशान करता है, बल्कि साइकोलॉजिकली भी उसको ह्यूमिलिएट करके रख देता है। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहां से हीरो की स्ट्रगल चालू होती है, वहां से पिक्चर देखने का मजा ही अलग होता है। तो केजीएफ चैप्टर 2 में भी हमें कुछ कुछ वही चीज देखने को मिलती है, ऑल्दो बहुत ज्यादा हद तक नहीं, लेकिन फिर भी एक फाउंडेशन और बेसिस स्ट्रगल से स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इस मूवी के एक्शन के ऊपर, क्योंकि इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तब जब मुझे चैप्टर 1 के एक्शन से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। पर्सनली आई थॉट कि चैप्टर 1 के जो एक्शन सीन्स थे वो स्लो मोशन सीक्वेंसेस की वजह से थोड़े से चॉपी फील होते हैं, और ऐसी जगह पर उनको काट दिया गया था कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती। लेकिन चैप्टर 2 उस चीज पर भी इंप्रूव करता है, ऑल्दो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं, लेकिन जो क्लैरिटी वाली प्रॉब्लम थी वो इस पिक्चर में सॉल्व हो जाती है। हाँ, मूवी में अभी भी स्लो मोशन सीक्वेंसेस हैं जो मूवी को बहुत ही ज्यादा हाइटन कर देते हैं, मूवी की फील बढ़ाते हैं। और अगर मुझसे पूछा जाए ना, तो इस पिक्चर की जान वही सब कुछ है, जो एक ग्रैंडियर लेवल की फीलिंग आती है। हर किसी के एंट्री पे बहुत ही धांसू म्यूजिक बजना, फिर किसी के वेपन उठाने पे स्लो मोशन सीक्वेंसेस दिखाना, किसी को पंच मार रहे हैं तो वो 3 सेकंड तक हवा में रहना, उसके बाद उसका जमीन पे गिरना, ये सारी चीजें केजीएफ को बनाती है। तो देखो, मैं बहुत लंबा चौड़ा ऑलरेडी बोल चुका हूं, और मुझे पता है कि मैं बोलूंगा तो बोलता ही चला जाऊंगा, तो बस इतना बोलना चाहता हूं कि कुल मिलाकर केजीएफ का चैप्टर 2 बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। इस पूरी मूवी को देखते टाइम मैं अपनी सीट से उछल रहा था, चिल्ला रहा था, तालियां बजा रहा था, और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल था। आज से कुछ टाइम पहले मुझसे किसी ने कहा था कि केजीएफ एक मूवी नहीं, एक इमोशन है, और चैप्टर 2 उस बात को सच प्रूव करता है। और देखो, मैं इस मूवी पे और भी बहुत सारी बात कर सकता हूँ, तो इस मूवी के स्पॉयलर से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि मूवी देखने के बाद इसके स्पॉयलर्स और इसमें जो भी चीजें हुई हैं उसे आप देखकर एंजॉय कर सकें। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन लाल रंग का दिख रहा होगा, टच करके ग्रे बना दीजिए। मेरी टी शर्ट आपको thecomicverse.com पे मिल जाएगी, जाके शॉप अवे कर लेना। और जाने से पहले मुझे कमेंट्स में बताना कि अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है तो आपको कैसी लगी, पूछने वाली बात भी नहीं है। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। नाही मुंबई आले आज वो नाही रे बाप, वो आज तर मुंबई आले रे बाप, वो तो पोलाड गेला रे, वो तो पोलाड गेला रे बाप, ओ बाप।